Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is preeclampsia, in which we will discuss the clinical features of preeclampsia, its pathophysiology and complication of preeclampsia. In previous lesson we have discussed mild and severe preeclampsia. Mild and severe preeclampsia. Mild and severe preeclampsia. In mild preeclampsia, blood pressure is 160 by 110. Diastolic blood pressure raises from 140 to 160 and diastolic blood pressure raises up to 110 mmHg. In mild preeclampsia, blood pressure raises between 140 to 160 by 110 mmHg. In severe preeclampsia, blood pressure becomes more than 160 by 110 mmHg. माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो रहता है 140 से 160 के दरमियान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक का लेवल 90 टू 110 तक रेज हो जाता है. माइल्ड प्रीक्लेम्सिया 160 तक रहता है और स्वेयर प्रीक्लेम्सिया 160 से आगे चला जाता है. सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो है 110 से भी रेस कर जाता है. क्लियर? प्रीवियस लेसन में बताया था कि प्रीक्लेम्सिया इज अ ट्रायड ऑफ 3 फीचर्स: हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा. प्रीक्लेम्सिया में 3 फीचर्स होते हैं जिनमें से 2 तो हर हाल में पेशेंट में नज़र आते हैं: हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया एंड एडिमा. इन 3 फीचर्स में से 2 का होना ज़रूरी होता है. उस बेस पे हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं. शी इज़ द पेशेंट ऑफ प्रीक्लेम्सिया और शी इज़ प्रीक्लेम्प्टिक पेशेंट. अच्छा जी, आज हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे. आज हमने डिस्कस करने हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्रीक्लेम्सिया. इसमें ये होता है क्लिनिकल फीचर: हेडेक, ब्लड विजन, upper right quadrant pain, due to hepatic ischemia, due to hepatic ischemia, decreased urine output, lower abdominal pain due to placental abruption, प्रीक्लेम्सिया में ये क्लिनिकल फीचर्स पाए जाते हैं: हेडेक, ब्लड विजन,
upper right quadrant pain due to the hepatic ischemia, decreased urinary output, and lower abdominal pain due to placental abruption. ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी प्रीक्लेम्शिया की एग्जैक्ट नोन नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कंसीडर करते हैं दीज आर वेरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स in the development of preeclampsia. Now let us discuss these factors. Number 1, there occurs vasospasm. Vasospasm में क्या होता है? In the condition of vasospasm, there is a decreased secretion of NO, nitric oxide, and prostaglandin I2. डिक्रीज सेक्रेशन हो जाती है NO एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2. दे बोथ एक्ट एज ए वेजोडायलेटर। ये दोनों वेजोडायलेटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। वेजोडायलेटर, जब इनकी सेक्रेशन डिक्रीज होगी तो वेजोडायलेशन कम हो रही होती है, फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। NO एंड PgI2 की सेक्रेशन कम होती है, इट मीन्स कि वेजोडायलेशन नहीं हो रही होती, कम हो रही होती है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स डिक्रीजेस। ब्लड फ्लो to body organs decreases. And hypertension results. ये तो है पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन कैसे होती है? इसमें वेजोस्पैज्म होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही होती है। PgI2 एंड NO दोनों एक्ट एज अ वेजोडायलेटर। जब वेजोडायलेटर की सेक्रेशन कम हो रही होती है तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को कम जाता है, तो हाइपरटेंशन रिजल्ट होती है। क्लियर? अगला फैक्टर है एंडोथीलियल डैमेज। नंबर 2 फैक्टर है एंडोथीलियल डैमेज। अब हम देखेंगे कि एंडोथीलियल डैमेज कैसे हो रहा होता है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक डायग्राम सिंपल आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। ये वेसल एंडोथीलियम बनाई है, ठीक है। वेसल के एंडोथीलियम ड्रॉ मैंने कर दिया। अब आपको एंडोथीलियल डैमेज का पैथोफिजियोलॉजी बताने जा रही हूँ। इसमें होता है जब हमने पहले पढ़ा है वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होती है, ब्लड प्रेशर रेज होता है, हाइपरटेंशन कंडीशन होती है, तो ब्लड फ्लो डिफरेंट ऑर्गन्स डिक्रीज हो रहा होता है। अब हम पढ़े एंडोथीलियल डैमेज। इसमें हम देख रहे हैं इसका इफेक्ट इंक्रीज ब्लड प्रेशर का, वेजो कंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट लिवर पे। जी, इसमें लिवर मेटाबॉलिक फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। लिवर मेटाबॉलिक फंक्शंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके रिजल्ट में ये हो रहा है कि एंजाइम, लिवर एंजाइम्स SGOT एंड SGPT, इन्हें AST और ALT भी कहते हैं, इनका लेवल बढ़ रहा होता है। SGOT का नॉर्मल लेवल है 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट
पर ml और SGPT का नॉर्मल लेवल है 5 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। लेकिन इन द केस ऑफ लिवर मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्बेंस, लिवर मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं, इन दोनों एंजाइम्स का लेवल अप टू रेज हो जाता है अप टू 70 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। SGOT SGPT एंजाइम लिवर फंक्शन एंजाइम से इनका लेवल रेज कर रहा है। इन प्री इक्लेम्सिया में पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं एंडोथेलियल डैमेज की। जब इनका लेवल इंक्रीज होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू deranged लिवर फंक्शन टेस्ट, LFTs की डिरेंजमेंट की वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं। जो फ्री रेडिकल मोस्टली बनता है वो है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2। अब H2O2 जो प्रोड्यूस हुआ है लिवर मेटाबॉलिक फंक्शन की डिस्टर्बेंस की वजह से, वो जाता है कैपिलरी एंडोथेलियम तक। फ्री रेडिकल आया H2O2, ये है कैपिलरी एंडोथेलियम। H2O2 फ्री रेडिकल कैपिलरी एंडोथेलियम तक आया या वेसल एंडोथेलियम तक आया। कैपिलरी की जब वेसल लिखूंगी, वेसल एंडोथेलियम तक आया, वेसल एंडोथेलियम तक आया। यहाँ से इस फ्री रेडिकल ने वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी। इस H2O2 ने वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी, जिसके रिजल्ट में इस वेसल ने वाटर शिफ्ट स्टार्ट कर दी। वाटर शिफ्टिंग स्टार्ट हुई फ्रॉम द वेसल टू द इंटरस्टिशियम, जिसकी वजह से एडिमा देखने को आया। अब ये है कि फ्री रेडिकल वेसल एंडोथेलियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वेसल के अंदर का वाटर इंटरस्टिशियम में बाहर जाना शुरू हो गया है। वाटर शिफ्ट या फ्लूइड शिफ्ट स्टार्ट हो गई है इनटू द इंटरस्टिशियम। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्ट एडिमा अकर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्ट एडिमा अकर्स। पहले हमने डिस्कस की है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन, अब हमने डिस्कस की है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एडिमा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम फैक्टर पढ़ रहे हैं। थर्ड फैक्टर है हमारा एबनॉर्मल प्लेसेंटा। एबनॉर्मल प्लेसेंटा इसमें ये होते हैं नॉर्मली, पहले नॉर्मली देखेंगे। नॉर्मली प्लेसेंटा जो प्रोड्यूस करता है एक एंजाइम जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन जे, एंजियोटेंसिनेज। नॉर्मली प्लेसेंटा सेक्रीट करते हैं एंजाइम जिसे एंजियोटेंसिनेज कहते हैं, जो प्रिवेंट्स करता है, प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 into 2 नॉर्मल प्लेसेंटा सेक्रीट करते हैं एंजाइम एंजियोटेंसिनेज विच प्रिवेंट्स द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 into 2। एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन 2 क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्टर। एंजियोटेंसिन 2 है
2 is vasoconstrictor. ये हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ नॉर्मल प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा हमारा एबनॉर्मल है, नॉर्मल प्लेसेंटा में एंजियोटेंसिनेज प्रेजेंट था, एबनॉर्मल प्लेसेंटा में नो एंजियोटेंसिनेज प्रेजेंट, नो एंजियोटेंसिनेज। अब जब एंजियोटेंसिनेज नहीं है, कोई चीज़ कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 को 2 में नहीं रोक सकती। क्लियर? एंजियोटेंसिन 2 बनेगा क्योंकि एंजियोटेंसिनेज नहीं है, एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो रहा है जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टर है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है। वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉजेज इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इट कॉजेज हाइपरटेंशन। क्लियर? पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑन किडनीज। किडनीज पे क्या इफेक्ट होता है? फ्री रेडिकल्स या फ्री रेडिकल फॉर्म हुए, जो फ्री रेडिकल्स ने पहले अपना वेसल्स एंडोथेलियम पे इफेक्ट दिखा, अब ये किडनीज पे एंटर हो गए हैं। फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल्स डैमेज रीनल ग्लोमेरुलस, जिसके रिजल्ट में प्रोटीन यूरिया हो जाता है। फ्री रेडिकल्स डैमेज इज द रीनल ग्लोमेरुलस ड्यू टू विच प्रोटीन इज सीन इन द यूरिन विच इज नोन एज प्रोटीन यूरिया। अब हम लोगों ने तीनों ट्राइएड के 3 फीचर्स देखे, हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीन यूरिया। तीनों फीचर्स की पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर ली है। अब मैं आपको लास्ट में छोटा सा पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस और प्री इक्लेम्सिया बताना चाहूँगी। इसकी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और फीटल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस इसमें ये हो रहा है पल्मोनरी एडिमा, हेपेटिक फेलियर, रीनल फेलियर, स्ट्रोक। These are maternal complications. अब हम डिस्कस करेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टिल बर्थ, इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्टिल बर्थ, प्लेसेंटल एब्रप्शन, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्री इक्लेम्सिया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लेसन समझ आए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इस लेसन को आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।